Is my screen is visible to you all? Yes, sir. Yes, Visible. sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कल हमने यहाँ पे देख लिया था। तो कल हम कर रहे थे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं? ठीक, तो वन वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये टॉपिक रहता था। आज हम क्या क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी टर्म पढ़ेंगे, और उसके बाद टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, फिर थ्री डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, और फिर उसका जनरलाइज रिजल्ट कर देंगे हम, और कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल्स हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो सारी की सारी टर्म वही है जो हम वन डायमेंशनल के लिए करते हैं, बस हमारे पास वहां पे टू डायमेंशनल के लिए हमारे पास एक पेयर आ जाएगा, थ्री डायमेंशनल के हमारे पास थ्री टपल आ जाएगा। सो कम टू द नाउ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है, जिसमें हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है उनकी वैल्यू अगर तुम्हारे पास इनफाइनाइट हो या अनकाउंटेबल हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे तुम्हारे पास एज हो गई, हाइट हो गई, वेट हो गया, हम नहीं बता सकते कि आज एक दिन हुआ है तो तुम्हारा एक दिन के अंदर कितनी हाइट इंक्रीज हुई है, एक दिन के अंदर तुम्हारे पास कितना वेट हुआ है। ठीक है, तो ये एज है। तो ये सारे के सारे कंटिन्यूअस वेरिएबल है, मतलब लगातार चलते रहते हैं। जैसे मैंने बताया था, एज है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो अगर तुम्हारे पास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, तो इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब जो रैंडम वेरिएबल है वो कौन सा है? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो तुम्हारे पास, इसकी क्या हो जाएगी? अब देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक तो तुम्हारे पास वैल्यू x की यहाँ पे x है। ठीक है, फिर कुछ इंटरवल के बाद जो x है तुमने मान लिया डेल्टा x। ठीक है, मतलब वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीज। ठीक है, इन x, और जब इसके बीच में जो हमारे पास तुमने ये कैलकुलेट किया है, इसको हमने मान लिया dx। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जब हमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दे रखा हो, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ऑलवेज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की हेल्प से ही फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका क्या मतलब है? तो ये हमारे पास है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किया हुआ है। तो ये हमारे पास होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मतलब जो इंक्रीज है वो बिल्कुल कम हो, इस पे पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स और डेल्टा एक्स के बीच में हमारे पास जितने भी हमारे पास नंबर आएंगे उन सभी की प्रोबेबिलिटी है, उसको डिवाइड कर दो डेल्टा एक्स से, एंड यू कैन गेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इनटू डी एक्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब वही सारी की सारी प्रॉपर्टी जैसे हम डिस्क्रीट के लिए करते थे कि जो पी ऑफ एक्स है तुम्हारे पास वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, समेशन पी है वो तुम्हारे पास वन हो। इसमें भी सेम एज इट इज ही है कि जो एफ ऑफ एक्स है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आएगा वो या तो जीरो हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है। ये दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स तुम इंटीग्रेशन करोगे तो वो तुम्हारे पास वन के इक्वल होगा। ठीक है, और किसी पार्टिकुलर पी ऑफ ई के लिए तुम्हारे पास इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए भी आप उसका इंटीग्रेशन करोगे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तुम्हारे पास है, ये क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन एग्जिस्ट हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ अब ये कुछ मेजर होते हैं सेंट्रल, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, कुर्टोसिस क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होती है, ठीक है, मीडियन क्या होता है। तो ये सारी की सारी हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में तुम्हें मीन चाहिए, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, तो वो तुम्हारे पास होगा इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये तुम्हारे पास अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, जिसको हम ए एम भी बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले है, ये 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकती हैं। ठीक है, कि बताओ भाई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन ऐसे डिफाइन किया गया हुआ है, हार्मोनिक मीन ऐसे डिफाइन किया हुआ है, मोमेंट्स ऐसे डिफाइन करे हैं। ठीक है, वेरिएंस है, मीडियन है, ठीक है, मीन डेविएशन है, ये तुम्हारे पास मीडियन है, ये मीन डेविएशन है,
और ये तुम्हारे पास क्वार्टाइल्स है। तो ये डेफिनेशन तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि कौन, ये फॉर्मूले है बेसिकली, डेफिनेशन नहीं है कि मीन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, लास्ट में मोड दिया हुआ है। तो ये सब इन फॉर्मूलों से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके। Yes. ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप इनको कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जो टर्म आपसे पूछी है उनकी वैल्यू आप उस फॉर्मूले में पुट करो और इंटीग्रेशन कर दो। यू कैन गेट द डिजायर मेजर, जो आप निकालना चाहते हो वो तुम्हारे पास मेजर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से देख लेना, अभी इन्हीं को हम दोबारा करेंगे किसकी फॉर्म में, टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ठीक है, फॉर द वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्स हमने रैंडम वेरिएबल मान लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है, वो हमने एफ ऑफ एक्स मान लिया। एक्स तुम्हारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग पी जो एफ ऑफ एक्स है वो तुम्हारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एफ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू द रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स है, तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। वो सारी प्रॉपर्टी जो एक्स से प्रोबेबिलिटी जो एक्स से छोटी है। ठीक है, और इसको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करोगे, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स जहां तक पूछी है, एफ ऑफ टी इंटू डी टी, क्योंकि टी हमारे पास यहाँ पे क्या है, डमी वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि एक्स उसने इंटीग्रेशन में यूज कर लिया, वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। अब देखो बच्चों, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ये और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, जहां जहां डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात होगी वहां पे हम जो भी मेजर कैलकुलेट करना है वो ऐड करके करेंगे, यानी समेशन की फॉर्म में करेंगे। और जहां जहां कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की बात होगी वो हम हमेशा इंटीग्रेशन से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू है ये। एक्स की वैल्यू जब एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बीच में है अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, फिर क्या किया, इसको ऊपर वाले फंक्शन को ब्रेक करके लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। फिर ये हमारे पास है, इसके लिए हमारे पास ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे तुम्हारे पास है, ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया, और एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन हो जाएगा। प्रॉपर्टी वही है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की, कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करोगे तो 0 होगी, और इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करोगे तो 1 होगी। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ 0 को अप्रोच करेगा और इन्फिनिटी की तरफ 1 को अप्रोच करेगा। दैट्स वाई इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट है, तो ये प्रॉपर्टी आप इसकी डिस्कस करोगे, कोरस्पॉन्डिंग एग्जांपल आप करोगे। जैसे इसमें पूछा है वेरीफाई द फ्लोइंग इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है तो इसकी सारी प्रॉपर्टी चेक करोगे आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ और फिफ्थ एंड सेवन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो हमारे पास है, वो वेरीफाइड है, सेटिस्फाई हो जाएगी, आप इसको इजिली कर सकते हो। फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है, यहाँ पे इसका क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करने के बाद ये आ गया, अब ये डेरिवेटिव है हमारे पास कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए और एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और इसके डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स, यानी स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ डैश एक्स है, तो ये इक्वल आ रहा है। फिर इसने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो वो कितनी आएगी, 1 आएगी।
नेक्स्ट कैलकुलेट करा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, वो आ जाएगा माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2a। वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जब x है वो माइनस ए टू ए है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2a, तो वो बाहर आ जाएगा इंटू डी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2a और a प्लस ए, ठीक है, तो ये a प्लस ए टू ए होता है, इसे कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा एक डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, किस कौन जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ये दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, यही हमने शो करना था। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जांपल आप कर सकते हो जितने भी इसमें पूछे हुए हैं, जस्ट तुम्हें डेरिवेटिव करना है। ओके, अब नेक्स्ट, यहाँ तक जो था, यहाँ तक जो तुम्हारे पास डेफिनेशंस थी वो तुम्हारे पास थी टू डायमेंशनल रैंडम, वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के लिए। अब जितनी भी डेफिनेशन हमारे पास चैप्टर 2 में आई है, सारी की सारी हम दोबारा करेंगे, किसकी फॉर्म में करेंगे, टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, अब टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल क्या होगा कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, एक तो एक्स रैंडम वेरिएबल है, इसके कोरस्पोंडिंग दूसरा हमारे पास क्या आ गया पी ऑफ एक्स, वो दूसरा रैंडम वेरिएबल पी ऑफ एक्स है, वो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, अब तुम्हारे पास टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल होगा, यानी अब तुम्हारे पास एक आउटकम ये है W1 W2 W3 W4, ये है, इसके कोरस्पोंडिंग जो फर्स्ट रैंडम वेरिएबल है उसको x मान लिया, इसके कोरस्पोंडिंग तुम्हें प्रोबेबिलिटी गिवन होगी p ऑफ सॉरी, इसकी वैल्यू x1 होगी, इसकी वैल्यू x2, इसकी वैल्यू x3, इसकी वैल्यू x4, और दूसरा रैंडम वेरिएबल है y, उसकी कोरस्पोंडिंग इसकी वैल्यू गिवन होगी y1 y2 y3 y4। अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन होगी p ऑफ x की, ठीक है, इसको मान लो p1 बोल दिया, इसको p2 बोल दिया, इसको p3 बोल दिया, इसको p4 बोल दिया, और सिमिलरली p ऑफ y की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, इसको बोल दिया q1 q2 एंड अप टू सोन। लेकिन हमने अब क्या करना है, टू डायमेंशनल है तो हम इसको इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है, इसको इकट्ठा कैसे लिखेंगे, पेयर में लिख देंगे x, y। अब ये x, y है, अब ये खुद एक रैंडम वेरिएबल है, कितने डायमेंशनल का, टू डायमेंशनल का। ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टी हम करते हैं सब कुछ सारा का सारा सेम है, बस हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, पेयर लिखने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई ये पूछ ले कि टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है, उसको हम डिस्क्रीट कब बोलेंगे, ठीक है, तो उसको हम डिस्क्रीट कब बोलते हैं, जब हमारे पास वो क्या हो, काउंटेबल वैल्यू कंटेन करता हो, तो जैसे रिमार्क में लिखा भी हुआ है। और टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब उसके पास अनकाउंटेबल वैल्यूज हो इन आर स्क्वायर प्लेन। आर स्क्वायर प्लेन क्यों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा काम है वो एक्स वाई टपल की फॉर्म में चल रहा है, तो इसलिए हम इसको आर स्क्वायर में मेजर करेंगे। आर स्क्वायर मतलब एक्स वाई प्लेन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो तुम्हारे पास है जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बेसिकली ऑफ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। अब क्या होगा यहाँ पे, अब क्योंकि जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फर्स्ट एक रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में भी तुम्हें आता है, अब क्या होगा, इसने टेबल बना दी यहाँ पे। ठीक है, टेबल में तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो है ये x की वैल्यू है, रैंडम वेरिएबल x के कोरस्पोंडिंग, y1 y2 y के कोरस्पोंडिंग है, और तुम्हें इकट्ठा इनकी मल्टीप्लाई देखनी हो, यानी x y के कोरस्पोंडिंग देखना हो, यानी x ऑफ s इंटू y ऑफ s, तो इनके कोरस्पोंडिंग जो प्रोबेबिलिटी है उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यानी इसके कोरस्पोंडिंग मान लो P1 है, इसके कोरस्पोंडिंग मान लो P2, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई को उसने P ऑफ 12 लिख दिया। P ऑफ 12 का मतलब क्या है कि P1 की मल्टीप्लाई P2 के साथ करी गई है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके जो प्रोबेबिलिटी आई उसको P11 लिखा है, फिर यहाँ पे x1 है, यहाँ पे y2 है, इसको लिखा है P2, एंड सिमिलरली यहाँ पे बीच में yj है, तो xi x1 कोरस्पोंडिंग वो आ जाएगा P1 pj। ठीक है, एंड अप टू सोन। फिर उसके बाद यहाँ पे है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी आई है ना सबको ऐड करके लिख दो, वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी P1, फिर इन सबको ऐड करके लिख दो और वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी P2, फिर इन सबको ऐड करके लिख दो, वो तुम्हारे पास आ जाएगी Pi। ठीक है, एंड सिमिलरली Pn, और सारी सारी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो लास्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, Yes, sir. तो Yes, sir. कोई एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये सारी सारी की सारी डेफिनेशन वही है बिल्कुल एज इट इज, बस यहाँ पे हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल की जगह दो रैंडम वेरिएबल यूज हो रखा है। ठीक है, दो की जगह तीन भी हो सकते हैं, तीन की जगह चार भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल एज इट इज यही जो वन डायमेंशनल के लिए किया है
एज इट इज वही है कि हमारे पास डेफिनेशन है, इफ एक्स वाई इज ए टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात आ जाए तो हम वहां पे समेशन का यूज यानी एडिशन करते हैं, ठीक है। टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन जॉइंट डिस्क्रीट फंक्शन जिसको हम पी एक्स वाई भी बोलते हैं, ठीक है। पी ऑफ एक्स वाई, जॉइंट मतलब एक्स आई का कनेक्शन वाई जे से। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे एक्स इज इक्वल टू एक्स आई पे, ठीक है, वाई इज इक्वल टू वाई जे पे। इसको कैलकुलेट कर लो एंड यू कैन गेट पी ऑफ एक्स वाई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जॉइंट जॉइंट डिस्क्रीट फंक्शन, ठीक है। ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, ओके। जैसे कोई ये पूछ ले पी ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट वन टू, तो इसको कैलकुलेट करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जब एक्स वन है और वाई कितना है, टू है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा पी वन टू वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल करते हैं कोई, मान लो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये हो गया। यहाँ से टेबल दे रखी है तुम्हें, माइक ऑन है, किसी का माइक ऑफ कर लो। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। अगर तुम्हारे पास x है यहाँ पे y है, तो p ऑफ एक्स वाई उसकी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से देखो p11 है उसकी वैल्यू 0.2 है, p12 है उसकी वैल्यू 0.2 है, p 0.1 है इसकी, p ऑफ 21 है उसकी वैल्यू 0.1 है, p ऑफ 22 है उसकी 0.3 है, p ऑफ 31 है उसकी वैल्यू 0.2 है, फिर p ऑफ 32 है उसकी वैल्यू 0.1 है। तो सबसे पहले तो बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इस कॉलम का और इस कॉलम का सम। फिर 0.1 प्लस 0.2 करोगे तो 0.3 आ जाएगा, फिर 0.1 प्लस 0.3 करोगे तो 0.4 आ जाएगा। अब देखो, अब तुम्हें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन चाहिए एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करो एंड यू कैन गेट द प्रोबेबिलिटी। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.3 आ जाएगी, यानी ये यहाँ पे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.3, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.4 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0.3, ये वैल्यू आ जाएगी। y के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए तो इनकी इनकी मल्टीप्लाई करके आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.4 और 0.6 है, ओके। अब देखो कैसे कैलकुलेट करनी है। मान लो उसने ये पूछ लिया P ऑफ x इज इक्वल टू 1 पे और y इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन P ऑफ y इज इक्वल टू 1, 1 यानी ये तुम्हारे पास वैल्यू है P11 की, ठीक है। और ये तुम्हारे पास वैल्यू है P की जब y इज इक्वल टू 1 हो। तो P11 की वैल्यू ऊपर से हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.1, और यहाँ से की y1 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4, जो हमने सेकंड पार्ट से फाइंड आउट किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। सिमिलरली तुमसे ये पूछ ले P ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ये पूछ ले, तो ये आ जाएगा P ऑफ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करोगे अपॉन P ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 टेबल से, और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से 0.4, तो 0.4 इसी दोबारा 1/4 आ जाएगी। सिमिलरली इसको कैलकुलेट करा है, ठीक है, कर सकते हो ना सारा ये। तो कुछ Yes, नहीं sir. है, जैसे 1 डायमेंशनल में था यहाँ पे 2 डायमेंशनल में बात चल रही है बस, ठीक है। हाँ। तो ये बिल्कुल एज इट इज है, ओके। फिर नेक्स्ट है जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। जॉइंट डेंसिटी फंक्शन क्या होता है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, उसका हम अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई यानी 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर दे, तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। जैसे कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, अगर दोनों की फॉर्म में लिखते हैं पहले, एफ ऑफ एक्स वाई, अगर तुम्हें ये लिखना हो एट पॉइंट एक्स वाई पे तो आ जाएगा करली स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन करली ऑफ एक्स करली ऑफ वाई। मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव करली एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो करली अपॉन करली वाई करली ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स, या तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो या विद रिस्पेक्ट टू वाई। डेफिनेशन की फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू डी जीरो डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। सिमिलरली y में इंक्रीज आ जाएगा y और y प्लस डेल्टा y, ठीक है। तो अपॉन डेल्टा x डेल्टा y, तो ये हमारे पास आ जाएगा करली स्क्वेयर f अपॉन करली x करली
वाई, इसको बोलते हैं जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी जनरल डेंसिटी फंक्शन है, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग लिखना हो तो वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, एक्स है वो आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी ऑफ एफ एक्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट एक्स वाई डी वाई, ठीक है। सिमिलरली डी वाई के कोरस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हो, ओके। तो ये सारी टर्म टू डायमेंशनल की फॉर्म में बिल्कुल सेम है, आप इनको कर सकते हो। टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, ये वही आ जाएगा दोबारा। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, कि प्रॉपर्टी ये होती है कि जहां जहां माइनस दिख गया वहां पे जॉइंट डेंसिटी फंक्शन उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कैपिटल एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू वाई है उस पर जीरो हो जाएगी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स टू माइनस इन्फिनिटी है उस पर जीरो हो जाएगी, और इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी पे वो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है। तो आप इनको कर सकते हो। तो ये सारी टर्म वही है एज इट इज जो वन डायमेंशनल में होती थी, तो आप इनको कर सकते हो जितनी भी हमारे पास ये डेफिनेशन है, ओके। अब देखो, अब हमने क्या किया, टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के लिए काम किया। तो टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल में हमने एक्स पहला रैंडम वेरिएबल ले लिया, दूसरा रैंडम वेरिएबल वाई ले लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये टप्पल आ गया किसमें, आर स्क्वायर में। फिर हमारे पास थ्री डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल भी हो सकते थे, थ्री डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल ये भी हो सकते थे। तो थ्री डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल में हमारे पास एक एक्स मान लो, एक वाई मान लो और एक जेड मान लो, तो ये हमारे पास क्या हो जाता, थ्री टप्पल हो जाता। फिर नेक्स्ट हमारे पास फोर डायमेंशनल भी हो सकते थे, ठीक है, फोर डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, तो वो हो सकता था एक्स वाई जेड टी। तो इसको हमने क्या कर दिया, इस रिजल्ट को हमने जनरलाइज कर दिया, यानी आप वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल में भी बात कर सकते हो, टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल पे भी बात कर सकते हो, थ्री डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल पे भी। तो अब हमारे पास कितने आ गए, एन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल आ गए। तो एन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल को हम ऐसे लिखेंगे x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन xn, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई प्रोबेबिलिटी पूछ ले इसके कोरस्पॉन्डिंग, यानी p ऑफ x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन xn एट द पॉइंट x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन xn, इस पे वैल्यू पूछ ले तो ये आ जाएगी p ऑफ, जब x1 किसके इक्वल है x1, x2 किसके इक्वल है x2 के इक्वल एंड xn किसके इक्वल है स्मॉल xn के इक्वल। तो ये आ जाएगी सबका इंटरसेक्शन करके प्रोबेबिलिटी वो आ जाएगी, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और सारी प्रॉपर्टी वही है आर एन में। और जो तुम्हारे पास अगर तुमने एन लिया है तो तुम्हारे पास जो ये तुम्हारे पास है ये कितना आ जाएगा, एन टप्पल आ जाएगा। एन टप्पल आ जाएगा मतलब तुम्हारा जो काम चलेगा वो आर एन में चलेगा, ठीक है। आर एन समझते हो ना, टप्पल हम करते हैं जैसे लिनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो वही है तुम्हारे पास ये। और सारी प्रॉपर्टी एन डायमेंशनल के भी सेम है, कि हर एक की जो प्रॉपर्टी है यानी p ऑफ x1 x2 एंड अप टू सोन xn है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। दूसरा जो सारी की सारी प्रॉपर्टी ऐड करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो जितनी भी हमारे पास ऊपर डेफिनेशन है वो एन डायमेंशनल की फॉर्म में लिख दी, ठीक है। यानी जहां जहां हमारे पास वन था टू था वहां पे क्या लिख दिया, एन डायमेंशनल के लिए। तो इनको आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। जैसे टू डायमेंशन के लिए एग्जांपल नंबर 12 करते हैं। मान लो इसने ये पूछ लिया, फॉर द एडजॉइनिंग बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन एक्स एंड वाई, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक्स है, ये तुम्हारे पास वाई है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये तुम्हारे पास वैल्यू गिवन है, ठीक है। आसानी से लिख सकते हो ना इसकी वैल्यू, जैसे पी वन वन पूछे तो एक्स की वैल्यू वन है और वाई की वैल्यू वन है, तो पी वन वन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कोई तुमसे पी वन फाइव पूछ ले तो एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू फाइव, यानी एक्स की वैल्यू वन ये रही, वाई की वैल्यू फाइव ये रही, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे उसने ये पूछ लिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ जब x लेस देन इक्वल टू 1 हो और y है वो कितना हो, 2 हो। तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे, यहाँ पे दो केस बनेंगे। तो x की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x 0 हो y 2 हो, तभी तब हो सकता है, ठीक है। एक हमारे पास x 1 हो और y 2 हो, तो इसको लिख देंगे हम p ऑफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से तुम्हारे पास आएगा टेबल से, ये तुम्हारे पास आ जाएगा p ऑफ 02 और प्लस p ऑफ ये क्या हो जाएगा 12, यहाँ से p02, ये तुम्हारे पास p02 की वैल्यू आ गई और ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू होगी p12। तो x1 और y2 ये 1/16 है, तो आ जाएगा 0 प्लस 1/16, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/16, ठीक है बच्चों। Yes, sir. इज इट क्लियर?
और जो लास्ट में हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन उसने कैलकुलेट करा हुआ है। और भी तुमसे कोई पूछ सकता है, मतलब उसने नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन p y लेस देन इक्वल टू 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जैसे फोर्थ में पूछा हुआ है p ऑफ x लेस देन 3 है और y है वो लेस देन 4 है। ठीक है, तो इसमें इसको कैसे ओपन करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 0 हो सकती है और y की वैल्यू वो भी 0 हो सकती है, प्लस p ऑफ x की वैल्यू 0 हो सकती है, y की वैल्यू 3 हो सकती है। लेकिन इसका कैलकुलेट, इसका उल्टा करेंगे हम फोर्थ में, हम वो वैल्यू निकाल लेंगे जो ग्रेटर देन है। ठीक है, और इसने तो सिंपल निकाला हुआ है, 0 है, 4 है, 1 है एंड अप टू सो ऑन। तो सारी वैल्यू वैल्यू टेबल से पुट कर दी, उनको ऐड कर दिया और उसने आंसर निकाल दिया 9/64। कर लोगे, क्या पूछा हुआ और कैसे निकाला है। ठीक है, x जब लेस देन 3 है और y लेस देन 4 है, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 2 1 हो सकता है, y इज इक्वल टू 2 हो सकता है, फिर p ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 3 हो सकता है, फिर p ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 0 हो सकता है, फिर p ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 4 हो सकता है। तो ऐसे इसने कैलकुलेट कर ली, जो आंसर है वो आएगा 9/64। इज दैट क्लियर? और ये कुछ एग्जांपल है, ये आप ट्राई करोगे, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है बिल्कुल ये। ठीक है, ये जितने भी एग्जांपल आप ट्राई करोगे, तो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो एग्जांपल ही आते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत कम पूछी जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जो फर्स्ट यूनिट है, जो सेकंड यूनिट है, मतलब सेकंड चैप्टर है, उसका हाफ था। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, यानी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक हमने टू टाइप्स के रैंडम वेरिएबल डिस्कस किए हैं। एक तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एक तो हमारे पास है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तब होता है जब हमारे पास वो फाइनाइट वैल्यू अज्यूम करता हो। ठीक है, और जो कंटिन्यूस तब होता है जब वो कोई इंटरवल पे गिवन बात हो। ठीक है, या फिर इनफाइनाइट हो, अनकाउंटेबल अगर हो, तो हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन, ओ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। लोअर क्लासेस में मीन फाइंड आउट करते थे, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 1 2 3 इनका मीन निकालो, तो कोई बच्चा बता सकता है मीन क्या होता है इन तीनों नंबर का, जिसको हम सिंपल रियल लाइफ सर में इन एवरेज इनका बोलते हैं। सम इनको ऐड कर देंगे और इनका, नीचे इन जैसे काउंट लिख देंगे, ये 3 नंबर है इसलिए नीचे 3 लिख देंगे। हाँ, तो उसको मीन को हम बोलते थे एक्स बार बाई इज 3 इक्वल अब टू जाएगा 1 2 आ प्लस जाएगा। 2 प्लस 3, बिल्कुल ठीक, इज इक्वल टू बाय 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। तो इनका एवरेज मीन है वो कितना आ गया 2 आ गया। तो वही है ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वही है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। बस इसके नोटेशन अलग कर देंगे, यहाँ पे हमने नोटेशन को क्या लिख दिया, ई ऑफ एक्स लिख दिया। ठीक है, ये तो हमारे पास नोटेशन आ जाएगी। ओके, तो a very important concept in probability and statistics is that mathematical expectation, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे e of x से। अब देखो बच्चों, एक्सपेक्टेशन है, इसको हम, इसका फॉर्मूला डिस्क्रीट के लिए अलग होगा और कॉन्टिन्यूस के लिए अलग होगा। जब तुम्हारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो तुम्हारे पास समेशन की फॉर्म में होगी, और जब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करेगा तो जो तुम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में कैलकुलेट करोगे। जैसे मैंने बोल दिया कि जो x है वो तुम्हारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब तुम ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करोगे तो ई ऑफ एक्स आ जाएगा। यानी मैं पहले बता दूं, यहाँ पे एक्स गिवन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन होगी x1 x2 x3 x4 एंड अप टू सो ऑन xn। यहाँ पे तुम्हारे पास उसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी, यानी p ऑफ x होगी, इसकी मान ली p1, इसकी मान ली p2, इसकी मान ली p3 p4 एंड अप टू सो ऑन pn वैल्यू होगी। फिर तुम्हें एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है, तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी बच्चों, ठीक है,
x1 की मल्टीप्लाई p1 के साथ कर दो, प्लस x2 की मल्टीप्लाई p2 के साथ कर दो, फिर x3 की p3 के साथ कर दो, x4 की p4 के साथ कर दो, एंड अप टू सो ऑन xn की pn के साथ कर दो। तो ये तो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में, और कौन से रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में एक्सपेक्टेशन हम वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको, समेशन xi pi where the value of I is going from 1 to n। तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में पूछ ले तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स। ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको कैलकुलेट करोगे या गिवन होगा, उसके बाद इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ओके, एंड सच दैट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, ये तुम्हारे पास किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल। जैसे टोटल प्रॉपर्टी का सम किसके इक्वल होता था? 1 के इक्वल होता था ना डिस्क्रीट में। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, जिसको EX बोलते हैं, या EX की जगह कोई बच्चा बोला मैं तो E बार X का बार बोलूंगा, जैसे लोअर क्लास में बोलते थे, वो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो भी तुम्हारे पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है। अब हम कैसे निकालते हैं, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, और उसके बाद बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। एग्जाम में मोस्टली प्रॉपर्टी पूछी जाती है इनकी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 16 है। एग्जाम्पल नंबर 16 में तुम्हारे पास क्या दे दिया, तुम्हें x की वैल्यू दे दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 और 6। इसके कोरस्पोंडिंग जो प्रोबेबिलिटी है p ऑफ x वो दे दी, यानी 1/6 है, इसकी भी 1/6 है, इसकी भी 1/6 है, इसकी भी 1/6, इसकी 1/6, सभी की 1/6 गिवन है। फिर वो बोलता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी x1 इंटू पी वन, यानी 1 इंटू 1/6, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो 2/6 प्लस 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6, इनको ऐड कर दो तो तुम्हारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यस ऐसे सर। हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है वही वो फाइंड आउट करते हैं। है तो वही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लस 6 को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अलग अलग भी हो सकती थी। अब कोई बच्चा बोले सर लोअर क्लास में इसमें डिफरेंस क्या, मान लो यहाँ पे 2/3 भी हो सकती थी, यहाँ पे 1/4 हो सकती थी, यहाँ पे 2/6 हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक दो प्रॉब्लम है, ये आप डिस्कस करोगे। अब देखो बच्चों, ये तो तुम्हारे पास किसी नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो फाइंड आउट कर रहे हो। अब तुम्हारे पास क्या है, अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन दे दे x का, ठीक है, यानी x तुम्हारे पास क्या है? रैंडम वेरिएबल, ठीक है, x इज ए, ये तुम्हारे पास है क्या? रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग g ऑफ x तुम्हें फंक्शन दे दिया, ठीक है, g इज ए फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, उसको हमने g मान लिया, g ऑफ x। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें एक्सपेक्टेशन चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कॉन्टिन्यूस के लिए अलग और डिस्क्रीट के लिए अलग हो जाएगा। तो अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो अलग होगी, और अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग अलग होगी। तो अगर डिस्क्रीट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सम होगा, अभी मैंने बताया g ऑफ x है, इसकी वैल्यू आ जाएगी समेशन x जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसका समीशन कर दो जी एक्स के मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स के साथ और जितने भी x है, एंड यू कैन गेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और अगर कॉन्टिन्यूस है तो तुम्हारे पास जो एक्सपेक्टेशन है जी एक्स के कोरस्पॉन्डिंग वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में आएगी, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो बच्चों तुम्हें याद रखना हो कि रैंडम वेरिएबल है, उसी को सुनिंग एक्सपेक्टेशन समेशन में कब आता है और इंटीग्रेशन में कब आता है। जब तुम्हारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करी गई हो तो हम जो एक्सपेक्टेशन है वो समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में अगर तुम्हें रैंडम वेरिएबल गिवन है तो ऑलवेज तुम जो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, इसको हम कई बार एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, दिस गिव द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू, और कई बार ई ऑफ एक्स है उसकी जगह एक्स बार भी लिखा हुआ होता है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बार,
ओके, तो ये तुम याद रखोगे इसको ऐसे। ओके, माइक ऑफ कर लो बच्चों, जिसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लो। नाउ वी डिस्कस सम पार्टिकुलर केस, ठीक है, पार्टिकुलर केस डिस्कस करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे x कोई रैंडम वेरिएबल दे दिया, फर्स्ट पार्टिकुलर केस, अगर जो g ऑफ x है यानी x का जो फंक्शन है वो इस टाइप से हो, कैपिटल X की वैल्यू वो r हो, r कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें एक्सपेक्टेशन निकालनी है, यानी e ऑफ कैपिटल X रेज टू पावर r, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, स्मॉल x रेज टू पावर r एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये तुम कैलकुलेट करोगे इंटीग्रेशन, ठीक है, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को तुमने मान लिया म्यू आर डैश, तो इसको बोलते हैं मोमेंट, ठीक है, आई आर एथ मोमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी अबाउट ओरिजिन है ये, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास सेकंड पार्टिकुलर केस, अगर तुम्हें जो जी ऑफ एक्स है वो इस टाइप का दे रखा हो, एक्स माइनस है ई ऑफ एक्स रेज टू पावर आर, और अभी मैंने बोला एक्स ऑफ ई ऑफ एक्स को तुम क्या बोलते हो, एक्स बार रेज टू पावर आर, ठीक है, अगर ऐसे दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें एक्सपेक्टेशन निकालना है, यानी ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स रेज टू पावर आर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू एफ रेज टू पावर आर एफ ऑफ एक्स इंटू डी, इसको कैलकुलेट कर लोगे और ये तुम्हारे पास फिर म्यू आर डैश आ जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकुलर केस ये भी दिया हुआ है जब आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी म्यू 2 है, उसकी वैल्यू गिवन आ जाएगी ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स रेज टू पावर 2, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स माइनस एक्स बार रेज टू पावर आर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यू कैन गेट द डिजायर रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास कोई भी कांस्टेंट आ जाए उसकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू क्या होती है, मान लो तुम्हें ये तो फंक्शन गिवन था ना, अगर तुम्हें ये दे दे कि ई ऑफ 5 बताओ कितना होगा, ठीक है, ई ऑफ 11 बताओ कितना होगा, ई ऑफ 10 बताओ कितना होगा, तो वो देखना है तुम्हें, तो वो कैलकुलेट करा हुआ है इसने, ई ऑफ सी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया ई ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सी इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है जो सी है वो बाहर आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ से वही वैल्यू दोबारा आ गई, तो ई ऑफ सी है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा, यानी किसी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो दोबारा कांस्टेंट के ही इक्वल आ जाएगी, ठीक है, तो यानी अगर ई ऑफ 5 कैलकुलेट करोगे तो ई ऑफ 5 है दोबारा 5 के इक्वल आ जाएगा, और ई ऑफ 11 कैलकुलेट करोगे तो 11 के इक्वल आ जाएगा, ई ऑफ 10 कैलकुलेट करोगे तो दोबारा 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको आप अपने बुक में मार्क कर लो, ठीक है, ये एग्जाम में पक्का पूछी जाती है, या तो एडिशन थ्योरम पूछेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे जो पहली थ्योरम है वो हमारे पास है एडिशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशंस, यानी या तो तुम x प्लस वाई करके उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या x की अलग एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करो और y की अलग, उनका सम कर दो, दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम, ठीक है, एडिशन थ्योरम। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में ये बोल देते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू है वो हमारे पास से प्लस पे ओपन हो जाती है ना, ये बोलते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, इसका मतलब जो फंक्शन एफ है वो तुम्हारे पास क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। तो इसका प्रूफ करना है तो इसका प्रूफ दो तरीकों से होगा, फर्स्ट तुम इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है, और जो दूसरा है वो तुम्हारे पास है कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, उसकी फॉर्म में भी कर सकते हो, तो हम इसको करेंगे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में जो सबसे पहले एक्स के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर ई ऑफ वाई है उसको इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाई एफ वाई डी वाई, ठीक है।
अब देखो यहाँ से देखो, सबसे पहले एक्स वाई के कोरस्पोंडिंग यानी ई ऑफ एक्स प्लस वाई कैलकुलेट करना है। तो जहां जहां एक्स है वाई है वहां पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि टू रैंडम वेरिएबल है, टू डायमेंशन में बात हो गई है। अब एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स वाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब देखो बच्चों, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो फिर हमने हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई एफ है एक्स वाई की मल्टीप्लाई सबसे पहले एक्स के साथ कर दी, फिर इसकी वाई के साथ कर दी। तो इंटीग्रेशन को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये सेकंड इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लिया। और जो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स की जो टर्म है उसको ऐसे कांस्टेंट मानेंगे तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू सबसे पहले एक्स कर लिया और वाई का बाद में कर लिया। अब जो ब्रैकेट में दिख रहा है वो तुम्हारे पास यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, वो तुम्हारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई, ठीक है। यही तुमने शो करना था। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा ई ऑफ एक्स, दूसरा है वो ई ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका ये ऐसे प्रूफ होगा। अब क्योंकि ये हमारे पास टू रैंडम वेरिएबल के लिए है, तो ये तीन के लिए भी हो सकता है। यानी ई ऑफ तुम्हें कैलकुलेट करना है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, तो वो हमारे पास हो जाएगा ई ऑफ एक्स वन अलग प्लस ई ऑफ एक्स टू अलग प्लस ई ऑफ एक्स एन अलग हो जाएगा। और इस रिजल्ट को फिर आप जनरलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। जनरलाइज यानी ई ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री एंड अप टू सो ऑन। अगर तुम्हारे पास एन रैंडम वेरिएबल है तो इसको ई ऑफ एक्स वन प्लस ई ऑफ एक्स टू प्लस एंड अप टू सो ऑन प्लस ई ऑफ एक्स एन ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी प्लस पे आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो, इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम। एनी डाउट? सर हाँ हाँ बोलो। जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई है तो हमने डबल इंटीग्रेशन लिया। अगर यहाँ पे जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, हम थ्री हाँ मतलब थ्री, ट्रिपल हाँ हाँ, तीन बार लेंगे, फिर चार बार, फिर पांच बार एंड अप टू सो जितनी ऑन। वेरिएबल होंगे उतना ही इंटीग्रेशन हाँ, लेना है। जितने वेरिएबल लेंगे उतने ही टाइम इंटीग्रेशन और उतने ही वेरिएबल यूज होंगे। जैसे टू टाइम करेंगे तो एक्स प्लस एक्स और वाई लेके चलेंगे, थ्री होगा तो एक्स वाई जेड, फोर होगा तो उसको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर मान लो। तो जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ हम सिर्फ टू डायमेंशन के लिए कर देते हैं। और टू डायमेंशन के लिए कर दिया तो थ्री डायमेंशन के लिए कर दिया तो वो फोर के लिए भी होगा, फाइव के लिए भी होगा, सिक्स के लिए भी होगा। तो उसको उसको बोलते हैं हम जनरलाइज करना रिजल्ट को। तो अगर तुम्हारे पास n अगर रैंडम वेरिएबल है तो उस पे जो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है वो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके सर, गॉट इट। नाउ जैसे अभी हमने प्लस के लिए किया था वैसे ही ओपन ये प्रोडक्ट पे भी हो जाता है। यानी ई ऑफ एक्स इंटू वाई करना है तो इसको हम ई ऑफ एक्स अलग से लिख सकते हैं और ई ऑफ वाई अलग से लिख सकते हैं। प्रूफ वेरी सिंपल, जैसे अभी हमने किया है एक्स वाई की कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। दो वेरिएबल है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई पॉइंट डी एक्स डी वाई। अब क्या करो, एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर दो, एक्स वाले जो इंटीग्रेशन उसको अलग कर लो, वाई वाले इंटीग्रेशन उसको अलग कर लो। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स इन डी एक्स, ठीक है, और दूसरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाई इंटू एफ वाई वाई डी वाई। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी ई ऑफ एक्स की, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी ई ऑफ वाई की, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका प्रूफ। अब इसको भी आप जनरलाइज कर सकते हो, यानी ई ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू एक्स फोर एंड अप टू सो ऑन एक्स एन। तो इसको आप मल्टीप्लीकेशन में भी ओपन कर सकते हो, यानी ई ऑफ एक्स वन है वो अलग आ जाएगा, ई ऑफ एक्स टू वो अलग आ जाएगा, ई ऑफ एक्स थ्री वो अलग आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन ई ऑफ एक्स एन है वो अलग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट बोलता है ई ऑफ ए इंटू एच एक्स। ये बताओ क्या होगा ई ऑफ ए इंटू एच एक्स। तो अभी मैंने बताया है प्रोडक्ट पे ओपन हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, और ए हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये ई का अलग हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एच ऑफ एक्स की अलग हो जाएगी। और अभी हमने किया है अगर सी कोई भी कांस्टेंट है उसकी उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो वो दोबारा कितनी आएगी, सी आएगी कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ई ऑफ ए है वो दोबारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल, और ये एज इट इज। तो यहाँ से ये रिजल्ट बन गया।
अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में और उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हो, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट एडिंग में हो, ऐड कर रखा हो, ई ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे एडिशन थ्योरम लगा दो, ठीक है। ई ऑफ एच एक्स का अलग हो जाएगा, ठीक है, और ई ऑफ ए का अलग हो जाएगा, और ई ऑफ एच एक्स एज इट इज, ठीक है। और ई ऑफ ए का क्या होता है, ए होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ई ऑफ एच का अलग और ए बाहर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन से, ऐसे भी बोल सकती हो, ठीक है। दूसरा, यस सर। अगर इसी का मैं पार्टिकुलर केस ले लो, इसी के सेकंड पार्ट का, यानी जो एच ऑफ एक्स है, कैपिटल एच ऑफ एक्स है, उसको मैंने ए इंटू एक्स ले लिया, यानी ई ऑफ ए एक्स प्लस बी कैलकुलेट करना है, तो प्लस पे ओपन कर दो, ई ऑफ ए एक्स का अलग कर दो और ई ऑफ बी का अलग कर दो। तो अभी मैंने बताया कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का अलग, और ई ऑफ बी, बी का क्या होगा, बी, क्योंकि कांस्टेंट का हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है। सिमिलरली इसका हमने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया इस रिजल्ट को, यानी ई ऑफ ए वन इंटू एक्स वन प्लस ए टू इंटू एक्स टू प्लस ए थ्री इंटू एक्स थ्री, ऐसा कुछ है, एंड अप टू सो ऑन प्लस ए एन इंटू एक्स एन है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ए वन बाहर आ जाएगा और एक्स वन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्लस ए टू बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू, प्लस टू सो ऑन ए एन बाहर आ जाएगा और ई ऑफ एक्स एन। इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5, वही वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है, अगर तुम्हारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ई ऑफ एक्स है वो भी तुम्हारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, बोलता है अगर x तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू y है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई ऑफ एक्स है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, ई ऑफ सी, ठीक है। और x लेस देन इक्वल टू y है, ठीक है, तो ई ऑफ एक्स यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी उसकी छोटी होगी y की एक्सपेक्टेशन से। तो ये तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7 है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऊपर हमने जो पार्टिकुलर केस लिए थे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखी हुई है कि इफ यू आर डैश एग्जिस्ट देन यू डैश एस एग्जिस्ट फॉर ऑल। अगर हमारे पास बोलता है यू डैश आर, ठीक है, यानी अगर तुम्हारे पास जो एक्स है, जो एच ऑफ एक्स है, वो तुम्हारे पास एक्स रेज टू पावर इस टाइप का हो, तो बोलता है जब आर पे एग्जिस्ट करेगा ना, तो आर से छोटी वैल्यू पे भी एग्जिस्ट करेगा। मान लो एक्स रेज टू पावर 5 के लिए तुम्हारा जो ई ऑफ एक्स है वो एग्जिस्ट कर गया, तो एक्स रेज टू पावर 4 के लिए भी करेगा, एक्स रेज टू पावर 3 के लिए भी करेगा, एक्स रेज टू पावर 2 के लिए भी करेगा, एक्स रेज टू पावर 1 के लिए भी करेगा। तो इस बात का ये मतलब है जो प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखी हुई है, ठीक है बच्चों। आई एम ऑडिबल? यस सर। देखो एग्जांपल नंबर 17 देखो, एग्जांपल नंबर 17 में क्या है, गिव द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है सबसे पहले ई ऑफ एक्स, फिर ई ऑफ 2x प्लस 3 और फिर ई ऑफ एक्स की है, ठीक है। तो सबसे पहले ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करना, ये तो आसान है क्योंकि तो तुम्हें रैंडम वेरिएबल गिवन है, वो डिस्क्रीट गिवन है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिवन है तो हम सम करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो सम करते हैं, और अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा ई ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू 0.25 प्लस माइनस 1 इंटू 0.3 प्लस 0 एंड प्लस 1 इंटू 0.30 प्लस 2 इंटू 0.25, इनको ऐड कर दो एंड यू कैन गेट द आंसर 0.2। ये तुम्हारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है ई ऑफ 2x प्लस 3 क्या होगा, तो आज अभी हमने रिजल्ट किया है, 2 बार आ जाएगा, ई ऑफ एक्स का अलग और ई ऑफ 3, और ई ऑफ 3 का क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट का कांस्टेंट होता है। ई ऑफ एक्स की ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करी है 0.2, तो 0.2 यहाँ पे पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 3.4, ठीक है। यस सर। फिर अगर एक्स स्क्वायर का पूछा है, उसने ये पूछा है समेशन, सॉरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 2, इसका पूछा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स आई का स्क्वायर, हर एक एक्स से उसका स्क्वायर कर दो, फिर उसकी मल्टीप्लाई उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ कर दो,
और आई की वैल्यू यहाँ से कहाँ चलेगी, 1 to 5, ठीक है। यानी ये जो ओपन करोगे इसको, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा x1 का स्क्वायर इंटू p1 प्लस x2 का स्क्वायर इंटू p2 प्लस x3 का स्क्वायर इंटू p3 प्लस x4 का स्क्वायर इंटू p4 और प्लस x5 का स्क्वायर इंटू p5। x1 का x सभी का स्क्वायर कर दो, -2 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15 प्लस -1 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.30 प्लस x3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इंटू 0 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 0.30 और लास्ट हमारे पास है 2 का स्क्वायर इंटू 0.25, ठीक है। इनको ऐड कर दो तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.2, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा e ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यस सर। तो ऐसे आप Yes, sir. एग्जाम्पल कर सकते हो। तो ये था तुम्हारे पास फर्स्ट टॉपिक, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। और अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की हेल्प से हम वेरिएंस और कोवेरिएंस है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो वो हम करेंगे कल से स्टार्ट, ठीक है, यहाँ से। ठीक है बच्चों। यस सर। Okay, sir. थैंक यू सर। ओके, एक बार लीव मत करना। दो तीन मिनट वेट कर लो बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अटेंडेंस रहती है तुम्हारी अभी। ओके बच्चों, यू कैन लीव नाउ, आप लीव कर सकती हो। आई एम ऑडिबल? Thank you, sir.
ओके सर। सर थैंक यू सर। That's all. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं बोल रहा था मेरे वाला कंप्यूटर सर हैंग हो गया, तो क्लास तो ले ली मैंने, खत्म हो ही नहीं रही सर। इसमें वो एक्सटेंशन है ना वीडियो कैप्चर वाला, वो आया हुआ है वीडियो डाउनलोड करने के लिए, उसके बाद कुछ भी ऐप ओपन नहीं हो रही। तो आप अब वहां से अटेंडेंस डाउनलोड हो जाएगी सर आपकी पीसी से? देखिए सर। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके।